वो भी कहाँ मुद्दों पे बोल रहे हैं। मुद्दे बताएगा कोई, उनको समझाएगा, कोई टीच करेगा, कोई ट्यूशन लगेगी, जितने को चुनाव हो जाएगा। ये ऊपर से आई हैं तो ऊपर से आई है तो ऊपर से ही चली जाएंगी। मैं तो ये बोल रहा हूँ, ये ज़मीन पे नहीं उतर पाएंगी। ये ऊपर से आई, ऊपर से ही चली जाएगी। दिल्ली वाले नहीं आएंगे वोट डालने। वोट डालने तो मंडी पार्लियामेंट के लोग डालेंगे। गांव देहात का वोटर किसको जानता है। बहुत दया आ रही है फिर जयराम जी के ऊपर। ये तो दयनीय होगी ये स्थिति, और उसकी हालत खराब है। कौन सा ऐसा सेक्शन है, किसान आपका कह रहा है कि हम दूसरी जगहों पे आके प्रचार करने वाले हैं। आपके एमएसपी के वायदे पूरे नहीं हुए। अग्निवीर के वायदे आपने, अग्निवीर लाकर आपने गांव के जो बेचारा एक नौजवान था जो कि भर्ती होता था, दौड़ता था, कूदता था, आपने वो सारे सपने, उनको अपना काडर का आदमी जिसने सेवा की हो भारतीय जनता पार्टी की, अपनी पार्टी की, संगठन की, उसको लाते। जिस प्रदेश के अंदर रिवाज बदलेंगे, सरकार नहीं बदलेंगे, रिवाज बदलेंगे के नारे थे, तब ये प्रदेश ये कह रहा था कि भाजपा को आप हरा नहीं पाओगे। तनख्वाह चाहिए मुझे, तनख्वाह मुझे धर्मपुर की जनता ने दे दी है। जो मुझे तनख्वाह चाहिए वो मुझे धर्मपुर की जनता ने दे दी है। कांग्रेस ने बहुत सम्मान दिया है, मुझे बहुत मान दिया है। न्यूज़ अडार में आप सभी का स्वागत है। मैं मुनीश सूद और आज मेरे साथ मौजूद हैं धर्मपुर के विधायक चंद्रशेखर ठाकुर। ये हाल ही में इनकी ताजपोशी हुई है कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में। कांग्रेस से आजकल कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं। तो उस इनकी नई ताजपोशी के बाद हम समय चाह रहे थे कि हम इनके साथ बातचीत करें और इनके नए जो इनको अभी ये काम मिला है कांग्रेस पार्टी में, इसके बारे में भी चर्चा करें। तो चलिए सीधे बात करते हैं चंद्रशेखर जी से। चंद्रशेखर जी, स्वागत है आपका द न्यूज़ अडार में। शुक्रिया दोस्त। देर से ही सही आखिरकार सरकार को आपकी याद भी आई। हमारे मंडी से एकमात्र आप कांग्रेस के विधायक जीत कर गए थे। 9 में से 9 भाजपा ने ली थी, एक आप सिर्फ एक ही थे। और हमें तो उम्मीद थी कि आपको कोई काफ़ी बड़ा ओहदा मिलेगा, कोई मिनिस्टरशिप मिलेगी। वैसा तो शायद नहीं हुआ, लेकिन देर से बेर आपको कार्यकारी अध्यक्ष सरकार ने बना दिया। तो आप अपने इस ताजपोशी को किस तरह से देखते हैं? देखिए, कांग्रेस ने बहुत सम्मान दिया है, मुझे बहुत मान दिया है। मैं चुनावों का हारने के बाद भी आज जहां पहुंचा हूं, ये मेरी कांग्रेस पार्टी की ही वजह से, उसकी देन है। और कांग्रेस ने ये समझा कि इस व्यक्ति को धर्मपुर के अंदर चुनाव लड़वाया जाए। एक बार नहीं, पिछले 15 साल से ये बात के ऊपर कांग्रेस अड़िग रही और आखिरकार हम उस किले को फतेह करने में कामयाब हुए। सारा क्रेडिट कांग्रेस को जाता है और मैं अपनी धर्मपुर की जनता का भी आभारी हूँ कि उनकी इनायत नहीं होती, उनकी कृपा नहीं होती तो यहाँ नहीं पहुँचता। मैं लंबे समय से सरकार में भी और पार्टी के नेतृत्व के साथ भी इसी चर्चा में रहा कि जिस हिसाब से ज़िला मंडी के अंदर पार्टी की स्थितियाँ बनी हैं, किसी न किसी को इस काम को करने का बीड़ा उठाना है। और मुझे खुशी है पार्टी ने इस बात का आकलन किया है और इस जिम्मेवारी के प्रति आज मैं पूरी तरह से तैयार हूं और मैं इसमें आगे बढ़ूंगा। शेखर जी, ऐसा नहीं है। लोगों का ये मानना है कि शायद ये जिम्मेवारी आपको अभी नहीं दी जाती। अगर जो 6 विधायक आपके भाजपा में चले गए, एक बगावत हो गई, बागी हो गए लोग, उसके बाद मुख्यमंत्री को ख्याल आया और तब आप पे और आप जैसे कई लोग जिन्हें आज तो कोई जिम्मेवारी दी गई थी, जिनको हाशिए पे रखा गया था, उनकी याद सुखू जी को आ गई। ऐसा है कुछ? नहीं, ये जो बिके हुए लोग हैं इनकी वजह से संगठन की बात नहीं हुई है। ये एक जो पार्लियामेंट की पॉलिटिक्स है या पार्लियामेंट्री राजनीति है, ये अलग पहलू है। संगठन को वैसे भी ज़रूरत थी कि यहाँ पर काम किया जाए और पार्टी को और सरकार के बीच में तालमेल की आवश्यकता हमेशा ही बनी रहती है। और इसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी पहले भी प्लान कर रहे थे और शुरू से यही बात चल रही थी कि हमें भी कोई भूमिका मिलनी है और या तो हम सरकार में काम करते या तो हम संगठन में काम करते। तो हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी और पार्टी के अखिल भारतीय नेतृत्व के साथ भी यही बात रखी और ये बात इन सब बातों से पहले हो चुकी थी और पर ये अभी कल्मिनेट हुई है तो आपके सामने अब आई है। नहीं तो आपको नहीं लगता कि जो आपकी अचीवमेंट थी उस हिसाब से आपको रोल काफ़ी बड़ा मिलना चाहिए? और ये जो पोस्ट आपको दी गई है इसके कुछ मायने हैं भी? एक डेकोरेटिव सी पोस्ट है कि मुंह में लॉलीपॉप डाल दिया, यार अब चुप हो जाओ, बना तो दिया आपको। चंद्रशेखर को लोग, जो मंडी के लोग थे,
आपकी पार्टी, खासकर जो आपकी कांग्रेस पार्टी से जुड़े लोग थे, वो आपको एक बड़ी जिम्मेवारी के में देखना चाहते थे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि सरकार ने आपको सिर्फ चुप करवा दिया है। नहीं, ये सरकार ने मुझे पोस्ट नहीं दी है, ये मेरी पार्टी के प्रति जो मेरी निष्ठा है, और पार्टी ने जो हम में देखा है संगठन का काम करने का जो हुनर रहा है ग्राउंड के स्तर पर, ये उसकी तरफ की बात है। सरकार से हमने आज जो चाहा है, सरकार के और संगठन के बीच में जो एक तालमेल रहना चाहिए, जो आम कार्यकर्ता की आवाज़ सरकार तक पहुंचनी चाहिए, मैं उसको लेकर काम करना चाहता था, आज भी करना चाहता हूं, और इसी का कड़ी में ये बात आई है। इसलिए तो सरकार में इसमें कोई तनख्वाह वाली तो बात है नहीं कि तनख्वाह चाहिए मुझे। तनख्वाह मुझे धर्मपुर की जनता ने दे दी है, जो मुझे तनख्वाह चाहिए वो मुझे धर्मपुर की जनता ने दे दी है। देखिए, अब इलेक्शन आ गए हैं, जैसे लोकसभा के इलेक्शन आ गए हैं, उसमें आपकी भूमिका क्या रहने वाली? क्योंकि अभी तक हमने आपको उतना सक्रिय नहीं देखा, बल्कि अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस अभी शायद चुनावों में इतने सक्रिय नजर ही नहीं आ रही है। देखिए, भाजपा ने अपनी चारों सीटें कब से डिक्लेयर कर दी हैं, कैंडिडेट्स डिक्लेयर कर दी हैं, और कैंडिडेट्स जो हैं वो मेरे ख्याल आधी कैंपेनिंग वो कर भी चुके हैं। और आपकी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, बड़ी मुश्किल से 2 स्थानों पर अभी उम्मीदवारों की घोषणा हुई है, 2 पे घोषणा तक नहीं हुई है, कोई पता नहीं है उम्मीदवार कौन होगा। ऐसे में आप कैसे सोचते हैं कि कांग्रेस जो है वो कुछ सीटें हासिल कर पाएगी हिमाचल प्रदेश में? देखिए, जिस वक्त प्रदेश के अंदर रिवाज बदलेंगे, सरकार नहीं बदलेंगे, रिवाज बदलेंगे के नारे थे, तब ये प्रदेश ये कह रहा था कि भाजपा को आप हरा नहीं पाओगे। भाजपा हारी। तभी ये कहा गया कि आपके टिकट अनाउंस नहीं हो रहे हैं, भाजपा के उम्मीदवार उतर चुके हैं, ये हो चुका, वो हो चुका है। और कांग्रेस का अंतिम दिन में जाके हम जैसे लोगों को तो अंतिम दिन में जाके टिकट हुआ था। तो समय भी है, 50 दिन 40 दिन बहुत होते हैं। और कोई अनजान चेहरे तो आने वाले हैं नहीं। यही हमारे बीच में जो सामाजिक लोग हैं, जो राजनीतिक नेतृत्व करने वाले लोग हैं, वही चुनाव लड़ने वाले हैं। बाहर से तो कोई उम्मीदवार नहीं आ रहा है। इसलिए जनता को परख है। इस वक्त जो देश की जो परिस्थितियाँ इंडिया के झंडे के नीचे बनी हैं, और जिसको मीडिया बहुत हाइप करके कह रहा है कि 400 पार कहाँ हो रही है, तो 150 और 200 के बीच में फंस जाएंगे। और इस वक्त के पहले राउंड की जो सबसे बड़ा राउंड हो चुका है, फर्स्ट चरण, पहला चरण, जहाँ 102 या 104 सीट्स का चुनाव हुआ है, वहाँ पर उनकी हालत पतली है। मैं नहीं कह रहा हूँ, अब तो राष्ट्रीय मीडिया कह रहा है इनकी हालत पतली है। और ये इन्होंने किया क्या? बहुत से इश्यूज़ हैं। बेरोजगार इस वक्त में सड़कों पे उतरा है और उसकी हालत ख़राब है। कौन सा ऐसा सेक्शन है? किसान आपका कह रहा है कि हम दूसरी जगहों पे आके प्रचार करने वाले हैं। आपके एमएसपी के वायदे पूरे नहीं हुए। अग्निवीर के वायदे आपने, अग्निवीर लाकर आपने गांव के जो बेचारा एक नौजवान था जो कि भर्ती होता था, दौड़ता था, कूदता था, आपने वो सारे सपने बेच दिए। आप ये भी देखिए कि विप्रो जैसी कंपनी, इन्फोसिस जैसी कंपनी, टीसीएस जैसी कंपनियां 16-16 लाख बेरोजगारों की लाइन को और बड़ा कर रही हैं, वो निकाल रही हैं लोगों को, रिट्रेंच कर रही हैं। जहाँ पे सबसे ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर के अंदर नौकरियां मिलती थी, जिस भारत को हम सॉफ्टवेयर कंपनियों के नाम से जानते थे, वो सारी की सारी इस वक्त की हालत ये हो चुकी है कि हम हाशिए पे धकेल दिए गए हैं। हिमाचल में कितनी सीटें देखते हैं आप? कांग्रेस को कितनी देखिए, सीटें प्रत्याशित तौर पर इस बार हिमाचल प्रदेश चारों की चारों सीटें कांग्रेस की झोली में डालने जा रहा है। जो मैंने कल भी कहा है, पिछले कल भी कहा है कि आप ओपीएस के मुद्दे को हिमाचल प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में जब आप देखोगे तो बहुत बड़ा इशू है। अभी आप इसको देख ही नहीं रहे हो। क्यों? भाजपा इसके ऊपर बात नहीं कर रही है, कांग्रेस बात कर रही है, तो आप उस बात को समझ नहीं रहे हो। हम ये कह रहे हैं, हिमाचल प्रदेश में 1.5 लाख कर्मचारियों को ओपीएस जो मिला, 1.5 लाख का परिवार भी है, उनके रिश्तेदार भी हैं, उनका मान सम्मान बढ़ा, उनकी बुढ़ापे तक की सेहत नहीं कैसे बनेगी? तो भारतीय जनता पार्टी तो अब जाके अपनी थोड़ी सेहत सुधारी है, नहीं तो ये तो कर्मचारियों से ही मेंबर पार्लियामेंट का चुनाव लड़वा देते थे। इनके पास तो उम्मीदवार नहीं होते थे। अब मैं मंडी में ही चले जाओ, आप मंडी के अंदर भी कर्मचारी नेताओं से चुनाव लड़वाए गए हैं। अगर कर्मचारी नेताओं से भाजपा भूल गई है कर्मचारियों को, अगर कर्मचारियों की इनको याद थी तो तब थी जब ये कमजोर थे। अब ये ऐसा सोचते हैं बहुत ताकतवर हो गए, कर्मचारियों की कौन परवाह मारता है। तो आज इस बात को समझने की जरूरत है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जो ओपीएस दिया गया, किन हालातों पे दिया गया? जब आप आर्थिक तंगी के दौर से गुजर रहे थे इस प्रदेश के अंदर, उस वक्त में ये वायदा किया था कांग्रेस ने, और इस वायदे के ऊपर जनता ने भी
कर्मचारियों ने भी कांग्रेस को सपोर्ट किया, और मैं अब ऐसा मानता हूं क्योंकि हमें मिला। नहीं तो आप देखते हैं, अगर मंडी की ही हम बात करें तो मंडी में इस टाइम आप खुद जानते हैं, स्वयं जानते हैं कि जयराम 9 सीटें यहाँ से जीते हैं। काफ़ी दबदबा जयराम का है, खासकर मंडी वाले क्षेत्र में। तो जब ये अब जो चुनाव होंगे, आपके पास क्या तोड़ है इस चीज़ का? जयराम का करिश्मा को कैसे आप तोड़ेंगे? ही हैज़ एन एज ओवर योर, एटलीस्ट इन दिस कॉन्स्टिट्यूंसी, मंडी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी। जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में मंडी पार्लियामेंट में उनके पास 12 विधायक थे, तो उनको अपना काडर का आदमी जिसने सेवा की हो भारतीय जनता पार्टी की, अपनी पार्टी की, संगठन की, उसको लाते। कहाँ से ले आए आप अपने लिए एक रक्षा सूत्र ले आए, और किसी और की पॉपुलैरिटी के एवज पर आप सोचते हो कि आप वोट बटोर कर अपने लिए कवच लाए हो। मुझे ऐसा लगता है कि जयराम जी डर गए। उनको ऐसा लगा कि एक तरफ मुझसे एलओपी ले लेंगे, लीडर अपोजिशन का तगमा पार्टी ले लेगी, दूसरी तरफ मैं चुनाव हार जाऊंगा और मैं कहीं का नहीं बचूंगा, और होने भी यही जा रहा है। जिस बात से वो डर रहे हैं, अल्टीमेटली वहीं फंस गए हैं वो आकर, और इस वक्त में बैकफुट पे जा चुके हैं। डर गए थे ये कि मुझसे ये भी ले लेंगे, मुझसे वो भी चला जाएगा। ये दोनों तरफ को कुआं और खाई के बीच में फंस गए हैं, और पॉपुलैरिटी, इस बात की लोकप्रियता यहीं से समझ आ जाती है। मुझे तो ये लगता है कि जयराम जी ये अपने लिए फांस लगा चुके हैं, ये फंस गए हैं बहुत बुरी तरह। आपका कहना है कि ये जो कंगना रनौत को जो भाजपा ने उम्मीदवार मंडी से घोषित किया है, ये जयराम के कहने पर किया है? अगर नहीं किया तब तो फिर और बुरी हालत है उनकी। अगर नहीं किया है, अगर उनके कहने पर ये उम्मीदवार नहीं हुई, तब तो जयराम जी की बचा क्या फिर? तब तो उनकी पूछगिनी नहीं बची है, वैसी भी नहीं बची है। फिर सोच रहे तो है कि हाईकमांड ने इसका नाम सजेस्ट किया, और जयराम तो जानते तक नहीं थे कि कंगना रनौत यहाँ से लड़ेगी। सच्चाई तो ये है। तब तो मुझे बहुत दया आ रही है फिर जयराम जी के ऊपर, तो दयनीय होगी ये स्थिति। लेकिन अब देखिए, भाजपा तो कहते हैं हम इस सीट को जीत ही रहे हैं। आप नेचुरली भाजपा कहेगी कि हम जीत रहे हैं, आप कहेंगे कि कांग्रेस जीत रही है। लेकिन जो स्थिति है आज की डेट में, वो मुकाबले वाली स्थिति। आप ये नहीं कह सकते, आप इस बात को नहीं नकार सकते कि जी ये सीट जो है कांग्रेस विक्रमादित्य सिंह ही जीत जाएंगे, या भाजपा भी नहीं ये दावा कर सकती है। आप ये मान के चलिए कि ये मुकाबले की सीट है, दोनों युवा हैं और मंडी से चुनाव लड़ रहे हैं। आप कैसे देखते हैं? मतलब आप विक्रमादित्य को किस तरह से देखते हैं? पहले अगले सवाल में आपसे बात करूंगा, पहले विक्रमादित्य से बात कर लेते हैं। आप उन्हें कितनी बड़ी मतलब आपको लगता है कि ये मुकाबले का एक तरफा मुकाबला है, या विक्रमादित्य को टफ है कांग्रेस के लिए, चुनौती है कंगना रनौत? विक्रमादित्य इस वक्त में युवाओं के बीच में बहुत लोकप्रिय नेतृत्व की भूमिका में आ चुके हैं। आज से नहीं आए हैं, क्योंकि युवा कांग्रेस से निकले हैं, संगठन का काम उन्होंने देखा है। राजनीति को पृष्ठभूमि उनकी इतनी बड़ी रही है कि प्रदेश को, बल्कि अखिल भारतीय पैमाने पर भी राजनीति को बखूबी वो समझते हैं। दूसरी बार के विधायक हैं। लोक निर्माण विभाग जैसा भारी भरकम विभाग उन्होंने पिछले 1.5 साल में बड़ा सफलतापूर्वक चलाया है। आपदा की घड़ी में फ्रंट फुट पे आके हिमाचल प्रदेश के अंदर रोड्स का, पुलों का जो भारी नुकसान हुआ था, उसका रिस्टोरेशन पे उन्होंने अपनी अहम भूमिका निभाई है। अर्बन डेवलपमेंट भी उनके पास रहा है, अभी भी है। एक स्ट्रॉन्ग लेगेसी के साथ वो आगे बढ़े हैं। मैं ऐसा मानता हूँ कि जो हमारा विरोधी पार्टी की जो आई हैं उम्मीदवार, ये बिल्कुल राजनीतिक नहीं है। राजनीतिक होना एक ऐसा गुण है जिसमें आप मिट्टी के साथ मिलकर आगे बढ़ते हो, और बहुत नीचे जाकर आपको काम करने की ज़रूरत होती है। इनका कभी भी इस पृष्ठभूमि के साथ कोई लेना देना नहीं रहा। अब आप ही कह रहे हो कि ये ऊपर से आई हैं, तो ऊपर से आई हैं तो ऊपर से ही चली जाएंगी। मैं तो ये बोल रहा हूँ, ये ज़मीन पे नहीं उतर पाएंगी। ये ऊपर से आई, ऊपर से ही चली जाएगी। दिल्ली वाले नहीं आएंगे वोट डालने तो मंडी पार्लियामेंट के लोग डालेंगे। गांव देहात का वोटर किसको जानता है? लेकिन जिस तरह की बातें, देखिए सर, आप भी अब राजनीति में कांग्रेस पार्टी के आप कार्यकारी अध्यक्ष हैं। जिस तरह की बातें आप एक महिला के लिए आपकी पार्टी के द्वारा की जा रही हैं, देखिए उनके कंगना को लेकर पर्सनल अटैक किए जा रहे हैं,
उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर अटैक किए जा रहे हैं। आपको नहीं लगता कि जब आप इस तरह की बातचीत, आप कह रहे हैं कि वो फिल्मों में काम करती हैं, वो यहाँ कपड़े ऐसा लगता है कपड़े बदलती हैं, शूटिंग कर रही हैं, उनकी फिल्में नहीं चल रही हैं, जब आप इस तरह की पर्सनल बातें करेंगी, कल को कंगना आपके उम्मीदवार की पर्सनल मैटर्स को लेकर कटाक्ष करेंगी, फिर हू हल्ला पूरे प्रदेश में हो जाएगा। ये सही है कि सिर्फ मुद्दे, जनता चाह रही है कि मुद्दों पे बात कीजिए, सिर्फ मुद्दों पे, ना एक की पर्सनल लाइफ पे अटैक हो ना दूसरे की, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। आए दिन आपके जो विक्रमादित्य सिंह हैं वो उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर अटैक करते हैं, पार्टी के और अन्य लोग भी उनकी पर्सनल लाइफ को, पुराने वीडियोस को लेकर अटैक करते हैं। तो आपको नहीं लगता कि बात सिर्फ मुद्दे की ही होनी चाहिए, बाकी बातों को, बाकी इनका जनता का कोई सरोकार नहीं है, वो क्या खाती हैं, पहनती हैं, कपड़े बदल रही हैं, उनकी फिल्में चल रही हैं नहीं चल रही हैं, दे आर कंसर्न विद द जो बिल्कुल मुद्दे हैं उनसे। क्या कहना है आपको इस बारे में? देखिए, आप ग्लैमरस वर्ड से आए हो और जमीनी आदमी होते, हमको तो कोई बोलता नहीं भाई। नहीं, वो प्रोफेशन है ना उनका, वो कलाकार है। ग्लैमरस है, ग्लैमर की दुनिया से आप आए हो और मुद्दों के ऊपर अब बोलना कोई सिखाएगा आपको तब आप बोलोगे। अभी वो भी तो मुद्दों पे नहीं बोल रहे हैं ना, वो भी कहाँ मुद्दों पे बोल रहे हैं। मुद्दे बताएगा कोई, उनको समझाएगा, कोई टीच करेगा, कोई ट्यूशन लगेगी, जितने को चुनाव हो जाएगा। मैं वही कह रहा हूँ ना, आपने रक्षा सूत्र का जो धागा खुलेगा ना तो दर्द होगी। कुछ अपनी किए हुए कर्म होते हैं वो बाहर आ जाते हैं, तो जो ऐसा बोओगे वैसा काटोगे, तो देखिए धीरे धीरे क्या बनता है। चलिए जी, चंद्रशेखर जी, आपने जो न्यूज़ अड्डा से को समय दिया, हमसे बातचीत की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।